चैनल इजी साइंस। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स का टॉपिक है हीट। हीट को हम दो पार्ट में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हीट क्या होती है और टेम्परेचर से संबंधित बातें करेंगे, हीट के बेसिक्स समझेंगे। सबसे पहले यदि आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं उन सब के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके साथ साथ बाकी के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हीट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय हीट। तो इट इज़ द एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बच्चों आपने देखा होगा कि हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली चीज़ समझ लीजिए क्या है, ये एक प्रकार की एनर्जी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होगी और टेम्परेचर कम है तो हीट कम होगी। अब चूंकि ये एनर्जी है तो हीट का यदि आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए तो होता है जूल। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा प्रचलित यूनिट है उसको कहा जाता है कैलोरी। कैलोरी, ठीक है। कैलोरी और जो जूल का रिलेशन है देख लेते हैं यहीं पर। एक कैलोरी थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है। 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.18 जूल। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि एनर्जी क्या है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है उसी के मापन को हम ताप कहते हैं। तो टेम्परेचर आपको समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट बहुत सारे होते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों केल्विन, लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रचलित यूनिट सेल्सियस, देन फ़ारेनहाइट और कभी कभी रैंकिन से भी आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं। जहाँ तक इनके बीच के रिलेशन का सवाल है तो देखिए यदि हम सेल्सियस में 273 को ऐड कर दें, हालांकि ये सही जो इसकी फिगर है वो 273.15 होती है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल ना हो, हम क्या मान लेते हैं? हम इसको 273 ही मान लेते हैं। तो यदि केल्विन में कन्वर्ट करना हो, चूँकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो C इक्वल टू हो जाता है 273.15। ओके, यदि हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच की बात करें तो ये C/5 इज इक्वल टू F-32/9। न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। या केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें से 273 को माइनस कर दिया जाएगा। जहाँ तक सेल्सियस और रैंकिन का सवाल है तो ये हो जाता है C/5 इक्वल टू R/4। ठीक है, तो ये इनके बीच के रिलेशन है। इनसे आप लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोग 98.6 तो जानते हैं। हम कहते हैं जी 100 बुखार है, 101 बुखार है, 102 बुखार है, फ़ारेनहाइट नहीं लगाते। तो बेटा ध्यान रखना ये फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन आजकल इसको हम डिग्री सेल्सियस में भी नापने लगे हैं। तो यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँगा C/5 इज इक्वल टू F-32/9 से, तो वो आता है 37 डिग्री सेल्सियस। रैंकिन में इसकी वैल्यू आती है 29.6 रैंकिन, और ऐसा यूनिट में पूछा जाएगा तो 310 केल्विन। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये आजकल पूछा जाने लगा है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, तो सबका पता होना चाहिए, बेहतर होगा, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वो टेम्परेचर बताइए जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर बराबर होता है। तो दैट इज -40। इट मीन्स -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। आई एम सॉरी, यहाँ माइनस ये टाइपिंग एरर है, माइनस ही आएगा, -40 फ़ारेनहाइट। इट इज़ द -40 फ़ारेनहाइट। इसकी वैल्यू भी माइनस में होगी। तो इकलौता ऐसा टेम्परेचर है, इसके अलावा और कोई टेम्परेचर ऐसा नहीं होता। अब देखिए सवाल उठता है कि आखिर केल्विन को ऐसा यूनिट क्यों माना गया। तो जिस दिन मैंने पहला आपको टॉपिक पढ़ाया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उस दिन भी मैंने आपसे कहा था बच्चों कि बेसिकली कुछ रीजन है, और वो रीजन मैं आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। क्या रीजन है? देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ लिमिटलेस। अनलिमिटेड टेम्परेचर हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। यदि हम सन सरफेस की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस सन की सरफेस का टेम्परेचर है। अंदर की बात करेंगे तो सन के अंदर तो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, लेकिन कम से कम टेम्परेचर जो आज तक मेजर किया गया है वो होता है 0 केल्विन, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 0। तो केल्विन कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं था। केल्विन ने कहा कि जहाँ से टेम्परेचर की शुरुआत होती है उसको मैं 0 नाम दूंगा, इसलिए केल्विन को हम ऐसा यूनिट में हमने माना।
अब देखो ध्यान रखना, केल्विन में जो भी टेम्परेचर नापा जाता है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ सही है वो यही सही है, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? 0 केल्विन के। तो 0 केल्विन के चूंकि बराबर होता है इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि परम शून्य ताप भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप की वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस बात को आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मामीटर। तो इट इज़ अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो किसी वस्तु का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बेटा जनरली वैसे तो कई टाइप के होते हैं, यहाँ पर हम 3 टाइप की बात कर रहे हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर जिससे बुखार नापा जाता है, तो या तो ये इसकी जो रेंज होगी बेटा 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच में होगी। 110 तक कोई झेल ही नहीं पाएगा, 106-7 में तो लोग मर जाते हैं, ठीक है। 96 से भी कम नहीं होना चाहिए। या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर हुआ करता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर क्या होता है? तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आर थर्मिस्टर्स या थर्मोरेसिस्टर्स। ये क्या होते हैं? तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहना चाहिए, डिवाइस होते हैं जिसका यूज किया जाता है इस प्रकार के थर्मामीटर में। और इसकी जो रेंज होती है -40 डिग्री से लेकर के 450 फ़ारेनहाइट तक इसकी रेंज हुआ करती है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स की यदि हम बात करें बेटा, और बाकी के और कौन कौन से थर्मामीटर होते हैं, तो देखिए दीज इंक्लूड लेबोरेटरी थर्मामीटर हो सकता है, गैस थर्मामीटर है, प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मामीटर है, तो और भी कई प्रकार के थर्मामीटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो किस में जनरली नापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। रेंज आपको ऊपर लिखी हुई है। इन थर्मामीटर इसमें क्या यूज़ किया जाता है? मरकरी का कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। -30 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में यदि देखना है तो हम जनरली मरकरी का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर को किसने डेवलप किया था? तो गैलीलियो ने डेवलप किया था। इसके अलावा कभी कभी इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, यानी कि हीट की वजह से किसी चीज़ का फैलना थर्मल एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मा प्रसार कहलाता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है द एक्सपेंशन ऑफ अ बॉडी कॉज्ड बाय हीट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। यदि किसी भी बॉडी को गर्म किया जाए, है ना, यानी हीट गर्म किया करने का मतलब उसको हीट दे दी गई और वो एक्सपेंड हो जाती है, इसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन यदि सॉलिड की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 3 टाइप के होंगे। एक होता है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हुआ? यदि लेंथ में कोई चीज़ जैसे कि एक रॉड है उसको गर्म किया जाए और उसकी यूनिट लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, तो उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और जब कोई चीज़ लेंथ में बढ़ेगी तो उसको कहा जाता है, यदि एक्सपेंशन लेंथ में हो रहा है हीट के द्वारा तो उसको लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ चाहे कोई से भी एक्सपेंशन का हो, इसका होता है पर डिग्री सेल्सियस। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है इसका पर डिग्री सेल्सियस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई सा भी एक्सपेंशन हो, कोई सा भी किसी भी टाइप के एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट हो, चाहे लीनियर का हो या क्यूबोइडल का हो या किसी और का हो। नेक्स्ट है एक्सपेंशन इन एरिया ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यदि पूरा का पूरा एरिया बढ़ जाता है, कोई ब्लॉक ले लिया आपने, मान लीजिए इस तरह का कोई ब्लॉक लिया, इसको गर्म किया और यहाँ से भी फैल गया और इधर को भी फैल गया, ठीक है, ऊपर की ऊंचाई में भी फैल गया, तो इसको कहा जाएगा, जैसे कि एक टिन का डिब्बा ले लीजिए, इस तरह से कोई ट्यूब ले लें, है ना, या क्यूबॉइड हो सकता है, तो है ना, या फिर कोई प्लेट ले लीजिए, तो यदि वो उस एरिया वाइज फैलेगी तो उसको हो जाता है, वो कहा जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यदि उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। देखिए यदि कोई रेक्टेंगुलर या ट्रायंगल या स्क्वायर या किसी और शेप में तो उसका आप एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन यदि वो 3D में है तो आप उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन उसमें देखा जा सकता है। एग्जाम्पल अब देखिए, आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, आपको पता होगा रेल की 2 पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों? तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। होता क्या है कि गर्म पदार्थ गर्मी पा करके बढ़ते हैं, ठंड पा करके सिकुड़ जाते हैं। जब गर्मी होती है ऊपर से आती है लंबी चौड़ी इसके ऊपर ट्रेन, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो गैप है ये फुल हो जाता है और सर्दियों में ये बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा मान करके चलो, यदि गैप ना होता तो ट्रेन तो डिरेल हो जाती। इसका दूसरा और एग्जाम्पल हो सकता है जो फ्लाईओवर्स होते हैं, फ्लाईओवर्स के बीच में भी बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आयरन का यूज़ होता है, आयरन रॉड, ठीक है, वगैरह लगी होती हैं, बहुत सारे सरिये और बहुत सारा लोहा गार्डर वगैरह होते हैं। इस वजह से हम किसका यूज़ करते हैं? हम इसका यूज़ करते हैं
थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हम उसके बीच में गैप छोड़ देते हैं। नाउ टेलीफोन वायर या फिर इलेक्ट्रिकल वायर आप देखेंगे तो उनको थोड़ा सा लूज छोड़ा जाता है, ठीक है। टेलीफोन वायर्स आर नॉट टाइट ऑन पोल्स बिकॉज क्यों, क्योंकि विंटर में क्या होगा और ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनको थोड़ा सा, चाहे कोई से भी तार आपने ऊपर देखे होंगे तो उनको लूज होंगे। आप कहेंगे साहब लटकते हुए तार की पागल हो गए क्या, एक्स्ट्रा तार भी खर्च कर रहे हैं और लटकते हुए से थोड़े ऑड लगते हैं, लेकिन बेटा मजबूरी है, अदरवाइज सर्दियों में टूट टूट के गिरते और बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसमें हो जाते। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो द्रवों में, तरल पदार्थों में देखेंगे क्या होता है, तो तरल पदार्थों में जनरली वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है जब किसी को हीट दी जाए, हीट किया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है। यहाँ दो टाइप से हो सकता है बेसिकली। व्हेन एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड ऑन हीटिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट देन ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन इज कॉल्ड अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब किसी कंटेनर के साथ में आपने ले लिया लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऐसा आवाज़ हो रहा है, इसको कहा जाता है अपरेंट, यानी केवल लिक्विड का ही बढ़ा है। लेकिन व्हेन एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड ऑन हीटिंग, यदि आपने किसी कोई कंटेनर लिया, उसके अंदर उसको एयर टाइट कर दिया, उसको गर्म किया तो पता चला कंटेनर फट गया या वो थोड़ा बहुत फैल गया, तो ऐसे इसको कहा जाएगा रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट करके जरूर लिख करके इसको भेजेंगे, ठीक है, जिससे कि अगले वीडियो में मैं इसको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। ओके, कोई भी डाउट हो निसंकोच आप किसी भी समय कमेंट कर सकते हैं, उन कमेंट का मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको, ठीक है। और जगह की तरह नहीं जहां आपको कमेंट्स के रिप्लाई नहीं मिलते, यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमेलस का मतलब होता है विपरीत यानी कि अपोजिट। अब देखो नेचर से समझते हैं, एक किसी व्यक्ति की आदत है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है और अचानक खिलखिला के हंसना शुरू कर दे, आप लोग क्या सोचेंगे, वो पागल हो गया है। दैट इज द एनोमेलस नेचर, क्योंकि उसके नेचर से मेल नहीं खाता। तो होता क्या है, जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम हमेशा उसका इंक्रीज होगा। बट पानी के केस में क्या होता है कि देखो, मैं यदि इसको ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूं, देखो मेरे पास है आगे स्लाइड, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं छोटा सा। बेटा ये यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया मैंने डिग्री सेल्सियस में, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पर ले लिया वॉल्यूम लीटर में। यहाँ से मान लीजिए यहाँ ये 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 से शुरुआत हुई और फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ता चला जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस से आप गर्म करना शुरू करेंगे पानी को तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए भाई, गर्म कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जब ठंडा करते हैं तो भी ये बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हुआ, एनोमेलस नेचर हुआ कि नहीं हुआ पानी का। सेम चीज़ है डेंसिटी, डेंसिटी के मामले में उल्टा हो जाएगा। डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैं बात करूंगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो अगली उसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जो बर्फ का वॉल्यूम होता है वो पानी के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। कुछ ना करें आप, एक बॉटल लें, जैसे कि ये मेरे हाथ में बॉटल है, इसको बिल्कुल ऊपर तक पानी में भर करके, पानी से भर के एयर टाइट करके फ्रीजर में डाल दीजिए। या तो ये बॉटल में कई जगह होगी जो फूल जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा इसका वॉल्यूम और जिसकी वजह से ये फट जाएगी। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इस पर बच्चों कि सर्दियों के दिनों में हैंडपंप के पाइप फट जाते हैं, क्यों। तो इसलिए फट जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे बर्फ जमती जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो पानी एक्सपेंड करने लगता है, बर्फ जमती है और ज़्यादा एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से फट जाते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर भी क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा भारी पानी होता है 4 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन द कोल्डर रीजन वाटर बॉडीज आर फ्रीज्ड बट फिशेस कैन नॉट डाई, फिशेस आर नॉट डाइड। मतलब क्या हुआ कि ठंडे प्रदेशों में जलाशयों के ऊपर बर्फ जम जाती है फिर भी मछलियां नहीं मरती, क्यों। क्योंकि बेटा होता क्या है, बर्फ जो जमेगी ऊपर जमेगी, क्योंकि बर्फ कैसी होती है, पानी से हल्की होती है और पानी से हल्की होगी तो तैरेगी। तो क्या लिखा है मैंने, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। आप लोग कोई ड्रिंक लेते हैं, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए या कोई सा भी हार्ड ड्रिंक ले सकते हैं, तो जब आप उसमें आइस क्यूब्स डालते हैं तो आइस क्यूब्स को आपने देखा होगा, आइस क्यूब ऊपर होते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, ऑब्वियसली ऊपर फ्लोट करते हैं। इट मीन्स क्या है कि बर्फ पानी से हल्का होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कैलोरीमेट्री, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक प्रकार की साइंस की एक ब्रांच है
जिसमें होता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो देखो 1 कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी उसको माना गया है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी हीट की जरूरत होगी वो हीट कहलाती है 1 कैलोरी, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है इसकी 4.18 जूल के बराबर आती है। बात समझ में आती है आपको? अब देखो बच्चों, कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है, देखो इसको नापा किससे जाएगा, नापेंगे कैलोरीमीटर से, और कैलोरीमीटर का अध्ययन किसमें करेंगे, कैलोरीमेट्री में। तो इट इज सेड दैट हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडीज इक्वल द हीट गेन्ड बाय कोल्डर बॉडीज। अगले मैं वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा, फिर भी यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। हीट का फ्लो हाइट से लो की तरफ होता है हमेशा, तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये हीट क्या होगा, रिलीज करेगा, यहाँ से हीट रिलीज होगी और ये हीट को गेन करेगा। तो दोनों जो जितनी हीट यहाँ से रिलीज होगी उतनी हीट को ये गेन करेगा, ये कहती है कैलोरीमेट्री। बात समझ में आपको आ गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो देखो किसी का भी ले लीजिए, देखिए मान लीजिए किसी को गर्म करते हैं, पानी जल्दी गर्म हो सकता है, लोहा और जल्दी गर्म हो सकता है। आप देखते हैं जो देसी घी है बहुत जल्दी उड़ने लगता है, लेकिन रिफाइंड जब आप कढ़ाई में डालते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि इतना तेज गर्म हो चुका है। कारण क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। मतलब यदि किसी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अब देखो इसको नापते हैं हम कैलोरी में, तो कैलोरी में यदि हम नापेंगे तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई 1 कैलोरी 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, या जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यदि ऐसा यूनिट की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपसे पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो जल की होती है विशिष्ट ऊष्मा वो कितनी होती है बेटा, वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 1 ग्राम पानी के तापमान को यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसको कितनी आवश्यकता होगी हीट की, 1 कैलोरी। कई बार आजकल एग्जाम में 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख देता है, तो एक ही बात है, सिर्फ आपको घुमाने के लिए क्या किया जाता है, वो चालाकी कर देता है एग्जाम में। लेकिन आइस की जो होती है वो 0.5 कैलोरी होती है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा होता है। डेल्टा थीटा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अगली क्लास में आपको ढंग से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट लेटेंट हीट, बेटा लेटेंट का मतलब होता है सीक्रेट, यानी कि गुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है इसको हिंदी में। अब होता क्या है कि देखो यदि आप बर्फ जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर भी होगा आइस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होगा। ये क्या मतलब हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है बर्फ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इस, मैं जरा मार्कर इसका कलर चेंज कर लूँ, यदि मुझे बर्फ को पानी में बदलना है, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो कुछ ना कुछ तो हीट देनी पड़ेगी, तो इसी को लेटेंट हीट कहते हैं। मतलब क्या था, हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, पर यूनिट मास फॉर चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब यदि किसी पदार्थ का कि 1 ग्राम का, ध्यान रखना, 1 ग्राम की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखो टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, तो कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम या जूल पर ग्राम इसका आंसर देखने के लिए मिलता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 40 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम यदि मैंने बर्फ ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस पर और उसको 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलना है तो 80 कैलोरी मुझे हीट की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बर्फ ज़्यादा ठंडा होता है 0 डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, तो जवाब होगा बर्फ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम इज 536 कैलोरी पर ग्राम। मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस का यदि पानी लिया जाए और उसको उसी 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलना हो तो 536 कैलोरी 1 ग्राम के लिए इतनी सारी हीट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है, भाप से जलना या 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से, तो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप रोटी खाते हैं और रोटी खाते समय आप रोटी फूली हुई है और आप उसमें छेद करें और एकदम भाप लग जाए तो कितनी तेज़ी से हाथ जलता है, ठीक है। तो यही एक कारण होता है उसका जिसकी वजह से जलता है। तो यहाँ चाहो तो आप एक देख सकते हैं, कुछ आपको ये चीज़ें जब भी होंगी या तो फ्रीजिंग पॉइंट पर होंगी, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर।
अब आप पूछेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जब, इसको कहते हैं हिमांक, जब कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाए, जम जाता है, जब कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाए, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट जाना है या इधर से इधर जाना है, तब आपको लेटेंट हीट की जरूरत होगी। सेम एज आपका 2 पॉइंट और हो सकते हैं। एक तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, आपको गैस से यदि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जो कंडेंसेशन होता है, उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट, कोसांक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इनका आप ध्यान रखेंगे, यहीं पर लेटेंट हीट लागू होगी, बाकी लेटेंट हीट का कहीं कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। आप लोग क्या कहते हैं, जब बरसात हो जाती है, बरसात के बाद में एकदम उमस सी हो जाती है, बोले जी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई। ह्यूमिडिटी होती क्या है बेसिकली, तो द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी कि वाटर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो एयर में जितना जो पानी की मात्रा होती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब यदि मैंने कहा कि 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाएगा। रिलेटिव का मतलब होता है 2 ह्यूमिडिटी की तुलना करनी। आपसे पूछा जाए ह्यूमिडिटी को किससे नापेंगे, तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ध्यान रखना इसको, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 50%, यानी कि 50% एयर में वाटर है और 50% पानी है, कोस्टल एरिया में देखने के लिए मिलता है। इज कंसिडर्ड कंफर्टेबल एट टेम्परेचर, इतने तक तो टेम्परेचर पर हम कंफर्टेबल फील करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ह्यूमिडिटी से छुटकारा पाया जा सकता है एसी का यूज करके, एयर कंडीशनर का यूज करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही था। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन सबको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आप में से यदि किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहली बार आए हैं, और साथ में बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे सारे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।